हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लर्न विद चाहत। तो थंबनेल देखकर आप सभी को समझ आ रहा होगा कि आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस बुक 2 का चैप्टर नंबर 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना को लगभग 30 मिनट में ख़त्म कर देने वाले हैं। ये आपका रैपिड रिवीजन है चैप्टर का। और मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप फ्री पीडीएफ नोट्स चाहते हो और इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हो, सारी अपडेट्स आपको चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, या जिनसे भी थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन आता है, उन सभी टॉपिक्स को मैं यहाँ कवर करने वाली हूँ। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। चौथा आम चुनाव, गैर कांग्रेसवाद, गठबंधन, कांग्रेस में विभाजन कैसे हुआ, सिंडिकेट क्या था, और राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ जब 1969 में, तब क्या क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी जो थी वो टूट गई थी। ठीक है, प्रीवी पर्स को हम देखेंगे और 1971 का चुनाव भी देखेंगे। कांग्रेस की पुनर्स्थापना कैसे हुई वो भी देखेंगे। देखिए, ये जो न्यूज़पेपर है इसे देखकर आप समझ रहे होंगे कि जो हमारे नेहरू जी थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी डेथ हो जाती है इन मई 1964। अब ऐसे में राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती आ खड़ी होती है कि अब भाई नेहरू के बाद कौन। और लोगों को लोकतंत्र टूटने का भी भय लगने लगता है कि अब देश का क्या होगा, लोकतंत्र कायम रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, कैसा शासन होगा। सबको, बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी शंकाएं थी। कांग्रेस के अध्यक्ष जो के कामराज थे, नेताओं से उन्होंने और सांसदों से सलाह मशवरा किया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी निर्विरोध नेता बनकर सामने आते हैं। यानी कि नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और ये एक निर्विरोध नेता था। निर्विरोध नेता मतलब कि इनका किसी ने भी विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज इनकी जो इमेज थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और ये नेहरू जी के मंत्रिमंडल में भी रह चुके थे। ऑल्सो जब रेल दुर्घटना हुई थी तो इन्होंने क्या किया था, अपने रेल मंत्री के पद से भी इन्होंने त्याग दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा इनकी अच्छी छवि थी, तो सब ने इनको सपोर्ट किया और ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और 1965 में फिर वॉर भी होता है हमारा पाकिस्तान के साथ। उसके बाद ताशकंद समझौता होता है 1966 में, वहाँ पे ये जाते हैं। तो बड़े ही रहस्यमय तरीके से इनकी ताशकंद में मृत्यु हो जाती है। पता नहीं चला कैसे इनकी मृत्यु हुई। अब फिर से राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल खड़ा हो गया कि अब कौन भाई। दो प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई थी, तो अब कौन भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद भी कौन। तो भाई, तो दो लोगों में कड़ा मुकाबला चला, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। इन दोनों में कड़ा मुकाबला चला। इंदिरा गांधी जो थी वो नेहरू जी की बेटी थी। ठीक है। अब मोरारजी देसाई मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वे मंत्री पद पर रह चुके थे। ठीक है जी। तो दोनों में कंपटीशन चलता है। पार्टी के जो बड़े नेता थे ना, उन्होंने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया। उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। हालांकि इसके कुछ रीजंस थे, अभी हम वो पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकती थी। लाल बहादुर शास्त्री जी तो निर्विरोध नेता थे, बट इनके केस में वो चीज़ नहीं थी। कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। इंदिरा गांधी को पार्टी के 2/3 से भी ज़्यादा सांसदों ने मत दिया। ठीक है। और ऐसे करके जो इंदिरा गांधी हैं वो फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी को यह सोचकर समर्थन दिया कि उसे प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव नहीं था और वह उन्हीं के दिशा निर्देशन पर निर्भर रहेंगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा ध्यान से समझिए। कांग्रेस में एक समूह था वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं का, जो बहुत ही दिग्गज नेता थे ना कांग्रेस में, उनको बोला जाता था सिंडिकेट। ठीक है। उन्होंने ये सोचकर इंदिरा गांधी को चुना एज प्राइम मिनिस्टर कि क्या है, वो
अनुभवहीन है, उन्हें उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको जो भी करना होगा वो हमसे पूछ पूछ कर ही करेंगी। तो ऐसे में क्या होएगा, हम सामने से तो इंदिरा गांधी लगेगा सरकार चला रही है, पीछे से सरकार जो होगी वो हम ही चला रहे होंगे। और उन्होंने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया की भी संज्ञा दी थी। ओके, अब हम चौथा आम चुनाव पढ़ते हैं। देखिए, हम इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका ना हमारी राजनीति में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। यही वो साल था जब हमें पहली बार गठबंधन की परिघटना देखने को मिलती है, वो भी राज्यों में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 का साल अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1967 के चुनावों को राजनीतिक भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी को राजनीति के लिहाज से कम अनुभव माना जा रहा था। और क्या हो रहा था, इस समय देश गंभीर आर्थिक संकटों में था। क्या क्या संकट थे उस टाइम पे, 1967 के टाइम पे, ये याद रखिए। अभी हमारा 1965 से 65 में और 1962 में 2 बार युद्ध भी हो चुका है इस दशक में। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो अभी हमारा देश जो है वो काफ़ी ज़्यादा संकटों में, मॉनसून की असफलता है यहाँ पे। ठीक है, और व्यापक सूखा भी देखने को मिल रहा है, खेती भी उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो रही है, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी हो रही है, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ साथ जो सैनिक खर्चा था, क्योंकि उस समय युद्ध हुए हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सैनिक खर्चे में बढ़ोतरी हुई थी। अब देखिए, इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती कदमों में था रुपयों का अवमूल्यन करना। एक तो इतनी सारी दिक्कतें ऑलरेडी चल रही हैं। ओके, इतनी सारी दिक्कतें जो हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हमारे जो रुपया है उसकी भी वैल्यू गिर जाती है। जहाँ पहले $1 जो था वो 5 रुपयों के बराबर हुआ करता था, वहीं $1 अब 7 रुपयों के बराबर हो गया था। मतलब आप समझ रहे हैं, हमारे रुपया की वैल्यू घट गई। जहां हम $1 के लिए हम अपने 5 रुपए दे रहे थे, अब वहां हमें 5 नहीं बल्कि 2 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, 7 रुपए हमको देने पड़ रहे हैं। तो हमारी जो रुपये की वैल्यू थी वो घट गई थी। और ये कदम किसने उठाया था? तो ये इंदिरा गांधी ने उठाया था। आवश्यक वस्तुओं की कमी में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश के दैनिक आर्थिक स्थिति को लेकर लोग विरोध पर उतर आए। तो आप देश की स्थिति देख रही हो, कितनी क्रिटिकल स्थिति यहाँ पे हो गई है। बंद और हड़ताल देखने को मिलने लगे, लोगों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही थी, जन विरोध ज़्यादा उग्र होने लगा, गंभीर किस्म की हिंदू मुस्लिम हिंसा भी देखने को मिलती है, सांप्रदायिकता देखने को मिलती है, गैर कांग्रेसवाद भी इसमें इस टाइम पीरियड में हमको देखने को मिलता है। और फरवरी 1967 में हुए इन चुनावों में कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगता है। आप देख रहे हो ये इस चुनाव का बैकग्राउंड क्या है, ये जो मैंने आपको पिछली 1-2 स्लाइड पे समझाया कि देश की क्या स्थिति है, उसका असर जो है वो 1967 के चुनावों पे पड़ा। और इस वजह से फरवरी 1967 में जो चुनाव हुए ना, तो उसमें कांग्रेस को राष्ट्रीय यानी केंद्र और राज्य सरकार के लेवल पे भी उनको गहरा धक्का लगा। क्यों? क्योंकि चुनाव का जो ऐसा रिजल्ट आया कभी नहीं आया था, इतना बेकार, इतना बुरा रिजल्ट कभी नहीं आया था। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में तो बहुमत मिल गया, यानी केंद्र में तो सरकार बच गई है, लेकिन 9 राज्यों से उसकी सरकार ही चली गई। 9 राज्यों से सरकार कांग्रेस की हट गई। कांग्रेस को 7 राज्यों में तो उन्हें बहुमत नहीं मिला। ठीक है, बहुमत समझते हैं ना आप, मान लो 50 है, कहीं 50 सीट है तो मुझे 25 से ज़्यादा लानी होंगी, वो होता है बहुमत। मोर देन 50% को हम बोलते हैं बहुमत। 2 अन्य राज्यों में तो क्या हुआ, दल बदल के कारण उनकी सरकार बनने के बावजूद भी गिर गई, क्योंकि दल बदल हो गया। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल, इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री तो चुनाव ही हार गए। अब देख रहे हो, ऐसा ऐसा रिजल्ट था इस 1967 के चुनाव का, इसलिए इसे राजनीतिक भूकंप कहा जा रहा है। बच्चे, आपने पढ़ा होगा कि 1952 1952 1952
1957 और 1962, ये जो 3 आम चुनाव हुए थे, इसमें कांग्रेस को कितना बढ़िया तरीके से जीत देखने को मिली थी, और इसी को हम कांग्रेस प्रणाली के नाम से बोलने लगे थे। लेकिन 1967 के चुनावों में इन्हें केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगता है। जो बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज थे ना, जो बड़े बड़े नेता थे, उनको भी मुंह की खानी पड़ी, जैसे कि तमिलनाडु से के कामराज, महाराष्ट्र से एस के पाटिल, पश्चिम बंगाल से उत्तुल्य घोष, बिहार से के बी साई, ये लोग चुनाव हार गए। और देखिए, एक राज्य था जहाँ पे बहुमत की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, कहाँ पे? तो तमिलनाडु में बनी वो सरकार। और कौन सी पार्टी की बनी? डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी। पहली ये आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ था कि राज्य में कहीं पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही थी। तो कौन सा राज्य था वो? तमिलनाडु। और कौन सी सरकार बनी थी? तो डीएमके की बनी थी, द्रविड़ मुनेत्र कषगम। 1 मार्कर आ सकता है, बिल्कुल इसे अच्छे से समझ लीजिए आप। चुनावी इतिहास में यह पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला हो। तो समझ गए ना आप ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये 1967 का, ये आप मैप को देखिए, ये जो आप रेड रेड देख पा रहे हैं ना, यहाँ इन इन राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है, यानी इतनी बड़ी हार जो कि आज तक नहीं देखी थी कांग्रेस ने। तो अब हम देखेंगे कि गैर कांग्रेसवाद क्या होता है। अभी पीछे हमने देखा था ना 1967 के चुनावों में गैर कांग्रेसवाद देखने को मिला। तो देखिए, इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा था। अब देखिए, इंदिरा गांधी को उतना ज़्यादा अनुभव वाला नहीं माना जा रहा था, और कांग्रेस में भी कुछ अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स चल रही थी। वो अभी हमें आगे समझ आएगा कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, जब, और वही रीज़न बना था कांग्रेस के टूटने का भी। तो कांग्रेस विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उनके वोट बट जाते हैं ना, इसी वजह से कांग्रेस सत्ता में है। तो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे। वे सभी एकजुट हुए और उन्होंने एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया। ऐसी पार्टीज, मतलब ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, ठीक है, डी पार्टी, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, आइडियोलॉजी भी मैच नहीं करती है। इन सब ने क्या किया, आपस में क्या किया, ग्रुप बनाया, इन्होंने एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया। अब इसी को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, तो वो समझिए आप। इसी को बोला जा रहा है, समाजवादी नेता जो राम मनोहर लोहिया जी थे, इनके नाम से एक हॉस्पिटल भी है। इन्होंने, राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। ओके, तो ये गैर कांग्रेसवाद क्या था, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। ये 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, आप इसे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे। अब गठबंधन देख लेते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि गठबंधन क्या है। तो गठबंधन देखिए क्या है। 1967 के जो चुनाव हुए ना, 1967 के चुनावों में सबसे पहले गठबंधन की परिकल्पना देखने को मिलती है। किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिलने के कारण अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, किसी एक पार्टी को जब बहुमत नहीं मिलता है ना, बहुमत यानी मोर देन 50% वोट नहीं मिलते हैं ना, तो उनकी सरकार नहीं बन पाती है ऐसे, तो वो क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो उन सबके वोट्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और ऐसे करके वो सरकार बनाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ इस कार्टून को देख के समझ पा रहे हैं कि गठबंधन क्या होता है। अलग अलग पार्टीज जो हैं वो एक साथ हाथ मिलाती हैं, और देखो आप, ये एक ही गाड़ी पर सवार हो रखी हैं सारी पार्टीज। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधाराओं के लिहाज से दूसरे से भिन्न थे, मतलब बिल्कुल अलग आइडियोलॉजी है। बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टियां, कौन कौन सी, एसएसपी और डीएसपी शामिल थी। इनके साथ इस सरकार में वामपंथी और दक्षिणपंथी जनसंख्या भी शामिल थी। आप देखो, वामपंथी एंड दक्षिणपंथी जो एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं,
ऐसे ऐसे आइडियोलॉजी का वो कॉम्बिनेशन बना। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट से नाम से जाना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे कि दल बदल क्या होता है। तो दल बदल 1967 के चुनावों में राज्यों में सरकारों के बनने बिगड़ने में दल बदल की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही। दल बदल को आप इस तरीके से समझो कि अपने दल यानी कि ग्रुप को चेंज कर लेना, बदल लेना उसको, वही है दल बदल। यानी कि आप चुनाव लड़े, आप चुनाव जीत गए, लेकिन आपने क्या किया, अपनी पार्टी छोड़कर आप दूसरे की पार्टी में चले गए, और आप दूसरे की पार्टी में चले गए तो इसलिए इस वाली पार्टी की सरकार गिर गई और इस वाली की बन गई। पहले ऐसा हुआ करता था। ऑल्दो फिर बाद में एंटी डिफेक्शन लॉ भी आता है, थोड़ा बाद में एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, जिसमें बोला गया कि अगर जो नेता है वो ऐसे दल बदल कर रहा है ना, तो उसे फिर अपनी सीट भी छोड़नी पड़ेगी। अगर वो जीता था ना इस पार्टी के उससे, और वो दूसरी पार्टी में जा रहा है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसे अपनी सीट भी छोड़नी पड़ेगी जो वो जीता था। तो 1967 के चुनावों में सरकार के बनने बिगड़ने में दल बदल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कोई प्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाए, और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो उसे दल बदल कहते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है। 1967 के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए, इससे ना एक आया राम गया राम वाला किस्सा भी जुड़ा हुआ है। एक जुमला था बेसिकली। एक विधायक थे हरियाणा के, ठीक है। तो 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के विधायक एक गयालाल, इन्होंने क्या किया, राजनीतिक पुस्तक बदलने का स्थापित किया। उन्होंने एक पखवाड़े यानी कि 15 डेज के अंदर उन्होंने 3 बार अपनी पार्टी को चेंज किया। उन्होंने क्या किया, कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, ठीक है। उसके बाद फिर लगभग 9 घंटे के अंदर फिर यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए। तो आप देख रहे हो कितनी बार ये पार्टी बदल रहे थे। ओके, तो अब हम इसे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कांग्रेस में विभाजन, जहाँ पे हम इंदिरा बनाम सिंडिकेट को भी देखेंगे। तो जो इंदिरा गांधी थी ना, उनको चुनौती कहीं और से नहीं बल्कि उनको अपनी पार्टी कांग्रेस से ही मिली। उन्हें कांग्रेस में सिंडिकेट से निपटना पड़ा। और सिंडिकेट क्या था, तो कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह था। और सिंडिकेट ने ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था। उन्हीं की मर्जी से वो प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने सपोर्ट दिखाया था और उसे गूंगी गुड़िया भी कहा था। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उन्हीं के कहे पर चलेंगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसके बिल्कुल विपरीत किया। उन्होंने खुद का मुकाम स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में भी सिंडिकेट के नेताओं को नहीं बल्कि पार्टी के बाहर के लोगों को रखा। धीरे धीरे बड़ी सावधानी से सिंडिकेट जो था वो हाशिए पर आ गया। इंदिरा गांधी को देखो 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली तो ये कि उन्हें सिंडिकेट से अपना प्रभाव बिल्कुल स्वतंत्र बनाना था, एक स्वतंत्र प्रभाव उनको बनाना था। किसको, इंदिरा गांधी को, सिंडिकेट से हटके। और 1967 में जो उन्हें हार मिली थी चुनाव में, उसे उसे फिर से जीत में बदलना था। तो ये 2 चुनौतियां थी उनके सामने। और इंदिरा गांधी ने क्या किया, अपनी पार्टी को वामपंथी रंग देना शुरू कर दिया। गरीबों और आदिवासियों, महिलाओं के हित में वो काम करने लग गई, ठीक है। उन्होंने 10 सूत्री कार्यक्रम भी चलाए। शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न सरकारी वितरण, भूमि सुधार, ग्रामीण गरीबी हटाना शामिल है इन सब में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, प्रीवी पर्स की समाप्ति हुई, ये सब इसमें शामिल है। उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति चुनाव आता है 1969 का। अब देखो ये क्यों किया गया, क्योंकि उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन जी, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इंदिरा गांधी और सिंडिकेट की जो गुटबाजी थी ना, इस 1969 के जो राष्ट्रपति चुनाव था ना, उसमें खुलकर सामने आ जाती है।
जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो जाती है तो दो कैंडिडेट्स में मुकाबला चलता है, एन संजीव रेड्डी में और वीवी गिरी में। इन दोनों में कंपटीशन चलता है। और देखिए, जो एन संजीव रेड्डी थे ना, वो तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष थे, जबकि जो वीवी गिरी थे वो उस टाइम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है जी। अब इन जो सिंडिकेट थे ना, जो कांग्रेस में जो बड़े बड़े नेताओं थे, उन्होंने कहा भाई, और ये जो एस निजलंगप्पा थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, इन्होंने कहा भाई किसको वोट डालें, आप सभी एन संजीव रेड्डी को वोट डालें। लेकिन इंदिरा गांधी ने सोचा ये तो उनके पक्ष में बात नहीं होगी, तो उन्होंने बोला, सबको बोला कि आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ पर वोट डालें। तो रिजल्ट आते हैं और उसमें वीवी गिरी जीत जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ वीवी गिरी जो है वो जीत चुके हैं। इंदिरा गांधी दिखाई गई हैं, ये दिखाया जा रहा है, उनके हाथ में एक बॉक्सिंग ग्लव भी दिखाया जा रहा है। और ये देखिए, ये इसने श्रीलंका देख रहे हैं और ये कांग्रेस पूरी गिर गई है। ठीक है, सिंडिकेट मैंने आपको बता दिया था पीछे कि सिंडिकेट क्या था इस वीडियो में, कि पार्टी के ताकतवर और प्रभावशाली नेता जो थे उन्हें औपचारिक रूप से सिंडिकेट कहा जाता था। इन्हीं का पार्टी पर नियंत्रण हुआ करता था। इसमें तमिलनाडु के कामराज, मुंबई के एस के पाटिल, मैसूर के एस निजलंगप्पा और आंध्र प्रदेश के एन संजीव रेड्डी इसमें शामिल है सिंडिकेट के समूह में। और कांग्रेस पार्टी में टूट कैसे हुई वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो भाई, ये जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ ना, इसी के बाद कांग्रेस पार्टी में टूट हो जाती है, दो पार्ट्स में बढ़ जाती है पार्टी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में। ठीक है, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पुरानी कांग्रेस कहा जाने लगा, और कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट, जिसे नई कांग्रेस कहा जाने लगा। ये कांग्रेस ओ सिंडिकेट वाली कांग्रेस थी और कांग्रेस आर इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस हुआ करती थी। अब देखो, हम प्रीवी पर्स की समाप्ति देखते हैं। देसी रियासतों के विलय के लिए भारतीय संघ में सरकार ने आश्वासन दिया कि उस टाइम के जो रियासत के शासक हैं उसके परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा, ठीक है, एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ क्या दिया जाएगा, विशेष भत्ता भी दिया जाएगा उनको। ठीक है, ये दो चीज़ें दी जाएंगी उनको, और ये दोनों किस बात पर तय की जाएंगी कि राज्य का विस्तार, राजस्व और उसकी क्षमता कितनी है। तो ये एक तरीके की लालच थी कि जो रियासत जो है ना, वो खुद को क्या करे, भारतीय संघ के हवाले कर दे। ये प्रीवी पर्स वो लालच थी। इंदिरा गांधी ने इस प्रीवी पर्स को 1971 में समाप्त कर दिया, परंतु मोरारजी देसाई ने क्या किया इसको, उनका कहना था कि ये तो भाई रियासतों के साथ विश्वासघात होगा, बट ये करना भी ज़रूरी था, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, इससे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ रहा था, क्योंकि उनको पैसे देने पड़ रहे थे हमको। ओके, 1971 का चुनाव। अब आप लोग ये सोचेंगे कि चुनाव जो है वो तो 1972 में होना चाहिए, पर वो तो 1971 में हो रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि दिसंबर 1970 में क्या किया, इंदिरा गांधी ने खुद की सरकार खुद ही गिरा ली। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस और कांग्रेस आर बटी, कांग्रेस पार्टी में जो टूट हुई, उससे इंदिरा गांधी की कांग्रेस अल्पमत में आ गई, प्रधानमंत्री की सरकार भी अल्पमत में आ गई। तो ऐसे में क्या हुआ भाई, उसके बाद वो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ उसमें। कांग्रेस में टूट से इंदिरा गांधी की सरकार जो थी वो अल्पमत में आ गई। हालांकि क्या किया, डीएमके और सीपीआई, ये जो दो पार्टीज थी, द्रविड़ मुनेत्र कशगम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने समर्थन दिया और इंदिरा गांधी की सरकार जो थी वो सत्ता में बनी रही। इस दौरान क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार और भू परिसीमन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए और संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या किया, इन दो कामों को करने के लिए उन्होंने क्या किया, दिसंबर 1970 में, ये यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया गलती से, दिसंबर 1970 में उन्होंने अपनी सरकार खुद ही गिरा दी। अब देखो ये कितना ज़्यादा आश्चर्यजनक और साहसिक कदम रहा होगा। उस इंसान ने भाई, उस प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सरकार खुद ही गिरा दी। ये भी नहीं सोचा कि मैं बाद में जब चुनाव होंगे तो मैं फिर से प्राइम मिनिस्टर बनूंगी भी या नहीं। तो फिर उसके बाद फरवरी 1971 में 5वें आम चुनाव होते हैं। भारतीय दल चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ रहा था। अब ये जो है
कांग्रेस पार्टी टूट गई तो ये सबको लग रहा था कांग्रेस हार जाएगी। अब हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस की असली सांगठनिक ताकत जो है वो कांग्रेस ओ यानी कि सिंडिकेट वाली कांग्रेस में है। इसके अलावा गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी पार्टियों ने भी चुनावी गठबंधन बना लिया और इसी को क्या बोला गया, ग्रैंड अलायंस बोला गया। ठीक है, गैर कांग्रेसवाद भी हमने पीछे पढ़ा और ये है ग्रैंड अलायंस। इसमें एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, सभी लोगों ने क्या किया, गठबंधन बना लिया। और इंदिरा गांधी ने सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन बनाया। नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा, एक एजेंडा और एक कार्यक्रम था। ठीक है, यानी इंदिरा गांधी के पास एक मुद्दा, एजेंडा और एक कार्यक्रम था, लेकिन इसके उनके विपक्षी जो थे उनके पास ये सब चीज़ें नहीं थी। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी दल है उनके पास सिर्फ एक ही कार्यक्रम है, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या बोला कि मैं क्या बोलती हूँ, गरीबी हटाओ। यानी उन्होंने क्या किया, ये उसको अपना एक कार्यक्रम बनाया उन्होंने, गरीबी हटाने पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया और फिर ऐसे ही लोग उनका वोट बैंक बने आगे जाकर। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भूस्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसर की असमानता की समाप्ति तथा प्रीव्यू पर्स की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। उन्होंने वंचित तबकों, खास करके किस किस को, किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, बेरोजगार, नौजवान, ये सब जो लोग थे, इनका एक तरीके से इनको अपने समर्थन में लाने का प्रयास किया। गरीबी हटाओ का नारा, इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति था। अब इसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ऐसा चौंका देने वाला था कि भाई देखो, कांग्रेस और इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस और ये जो इनका गठबंधन जो बना था, तो इसको पूरी 375 सीट्स मिली और 48.4% वोट्स मिलते हैं। अब वहीं यहीं देखो आप, इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस थी उसको अकेले ही 352 सीट्स मिली थी विथ 44% वोट्स। और जो सिंडिकेट था वो तो भाई धराशायी हो गए, मात्र 16 सीट्स मिली उसको। और जो ग्रैंड अलायंस जो इतनी सारी पार्टीज ने मिलकर बनाया था, उन्हें 40 से भी कम सीट्स मिली, मतलब बुरी तरीके से वो हार गई। आप ये देखो, यहाँ पे देख रहे हैं ना, फर्स्ट भी इंदिरा गांधी, सेकंड भी इंदिरा गांधी, थर्ड भी इंदिरा गांधी, दूर दूर तक कोई नहीं था। ऐसा रिजल्ट आया था चुनाव का। उसके बाद क्या हुआ था, और फिर बांग्लादेश संकट आता है 1971 में। इंदिरा गांधी जो है वो बांग्लादेश बनवाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और इससे उनकी जो प्रसिद्धि थी उसमें और भी ज़्यादा 4 चंद लग जाते हैं। बल्कि जो विपक्षी दल थे ना, उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। फिर 1972 में चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव, उनमें भी उन्हें व्यापक सफलता मिलती है। तो इंदिरा गांधी के गरीबों और वंचितों के रक्षक इंदिरा गांधी को गरीबों और वंचितों के रक्षक के रूप में देखा जाने लगा था, एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा जाने लगा। और ये देखो, ये इस बात को ना, ये यहाँ पे चुनाव दिखाया गया 1972 का विधानसभा का। यहाँ पे देखो आप, राजस्थान, पंजाब, एमपी, एपी, बिहार, इंदिरा गांधी अपने आप से देख रहे कि मेरे को किसकी मुंडी लगानी है। तो ये इनकी एक व्यापक सफलता थी चुनाव को लेकर। अब हम, ये लास्ट है हमारा कि कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना कैसे हुई। तो कांग्रेस प्रणाली की जो पुनर्स्थापना थी ना, वो हुई, ठीक है, लेकिन उसकी प्रकृति को बदल दिया गया। यह पार्टी पूर्णतः अपने नेता यानी कौन, इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर आश्रित थी। कांग्रेस सरकार का सांगठनिक ढांचा जो था वो भी अब अपेक्षाकृत कमजोर हो गया था। इस पार्टी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे गुट भी अब नहीं थे। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना कि इसमें अलग अलग गरीब, किसान, दलित, अमीर और अलग अलग लोग थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। अब ये पार्टी किस पर आश्रित थी, तो ये कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन पर ज़्यादा आश्रित थी। कांग्रेस आर में हर तनाव और संघर्ष को बचा लेने की क्षमता भी नहीं थी। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो पहले वाली जो कांग्रेस थी उसमें ये थी, बट इसमें ऐसा नहीं था। आगे चलकर जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती गई, इसलिए विकास और आर्थिक मुद्दों पर जन आक्रोश और लामबंदी बढ़ती गई। तो इंदिरा गांधी को ये तो जीत अच्छी खासी मिल गई 72 तक, लेकिन उसके बाद कुछ कुछ ऐसी बातें हुई, इंदिरा गांधी भी निरंकुश होती गई। और फिर
जनता का भी गुस्सा बढ़ता गया। 1975 में फिर उन्होंने आपातकाल भी लगाया था। ये आप चैप्टर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट में अच्छी तरह से पढ़ोगे। तो विद दिस स्टूडेंट्स हमारी वीडियो एंड हो जाती है। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियोस चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, और ये सब वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ आप लोग शेयर भी कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।